यार हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज रेट। ठीक है, एक्सचेंज रेट हम लोग इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसी में हम लोग स्टार्ट कर देते ओपन इकॉनमी की बात करना स्टार्ट कर देते। जो परसों हुआ उसमें हम लोगों ने ओपन इकॉनमी की बात की। ओपन इकॉनमी में हम लोगों ने देखा सबसे पहला बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, नहीं होता, सारा चीज़ देखो। उसी में आता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, गुड का एक्सचेंज। तुम अपने दोस्त के साथ मैं दिया, तुम जैसे स्नैक्स की बात कर रहे हैं, कोई तुमने मेरे को स्नैक्स दिया, मैंने तुमको स्नैक्स दिया, तो वो एक्सचेंज हुआ। वैसे ही अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज का अगर ट्रेड होता है, मतलब कोई भी चीज़, अगर दो कंट्री है, प्लीज़, अगर कोई कंट्री है, इंडिया है और यूएसए, ये दोनों के बीच में अगर कोई ट्रेड होता है तो ट्रेड सामान का लेन देन हुआ। लेकिन मेन जो फैसिलिटेट करता है इस ट्रेड को वो क्या होता है, करेंसीज के, इंडिया का करेंसीज, यूएस का करेंसीज। तो उसका एक्सचेंज रेट, मतलब वो जब एक्सचेंज होता है तो उसका आपस में वैल्यू क्या है उसकी, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले, कैसे वो चेंज करता है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सभी चीज़ के लिए, मतलब हमेशा के लिए। अगर इकोनॉमिक्स सेक्टर में आना चाहते हो या नहीं भी आना चाहते तो नॉर्मल इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, न्यूज़पेपर को समझने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्सचेंज रेट। तो देखो सबसे पहला होता है, जैसे वहाँ पर हमने बात किया था, हमेशा कोई भी चीज़ नॉमिनल और रियल के टर्म में बात किया जाता है। नॉमिनल और रियल, इससे पहले भी बात किया। नॉमिनल का मतलब 1000 रुपये, रियल का मतलब 1000 रुपये, लेकिन प्राइस क्या है, प्राइस के साथ साथ उसका रियल वैल्यू क्या है, उसका परचेसिंग पावर क्या है उस करेंसीज को, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं रियल वैल्यू। रियल वैल्यू का मतलब अगर 1000 रुपये है, प्राइस अगर 1 रुपीज़ है, ये 1000 को हम लोग क्या कहेंगे, नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल मनी। लेकिन अगर प्राइस 2 रुपये हो गए तो ये 1000 डिवाइडेड बाई कितना, 2m/p, दैट इज रियल का वैल्यू कितना, 500 रुपये, इसका रियल, दैट्स द नॉमिनल एंड रियल। सेम स्टोरी यहाँ पर है। एक्सचेंज रेट भी क्या होता है, नॉमिनल एंड रियल। तो हम लोग पहले बात करते हैं नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। देखो जो एक्सचेंज, पहले बोलना चाहिए तुम लोगों को, किसी को पूछना चाहिए एक्सचेंज रेट का डिफिनेशन क्या होता है, तो जो नॉमिनल का डिफिनेशन होता है वो एक्सचेंज रेट का डिफिनेशन होता है। ठीक है, एक्सचेंज रेट का क्या होता है डिफिनेशन, ये डिफिनेशन कहता है रेट एट विच करेंसी कैन एक्सचेंज। नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं रेट एट विच करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड। मतलब कि अगर हम एक यूएस डॉलर लेना चाहते हैं तो हमको इंडियन रुपीस कितना पेड करना पड़ेगा, उस रेट को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सचेंज रेट। अभी अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर $1 की बात करते हैं, $1 में कितने रुपीस आता है, तो अभी की बात करते हैं बिल्कुल 76.34 रुपीज़। हाँ क्या, 76.34 रुपीज़। अभी करेंट की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। मतलब अगर $1 है, उसमें में से कितने रुपीस, अगर हमको $1 चाहिए तो कितने रुपीस हमको मिलेगा। ठीक है, तो करेंसीज किस रेट पे ट्रेड होता है उस चीज़ को क्या कहते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। करेंसी किस रेट पे ट्रेड होता है। अब देखो कुछ जो होता है, अब देखो कुछ जो होता है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कुछ, और कुछ होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं आप समझना। फिक्स्ड का मतलब क्या है, फिक्स्ड है बिल्कुल, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे अगर चाइना की बात करते हैं या हम लोग रशिया की बात करते हैं, जहाँ की इकॉनमी क्या हम लोग कहते हैं, वहाँ पर जो शासन वो सबका हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रहता है। मतलब वो सरकारें फिक्स कर देती है कि हमारा करेंसीज का इतना रेट है, 76 रुपये पे ट्रेड होगा, मतलब $1 = 76 रुपये, तो 76 रुपये पे ट्रेड होगा। दैट इज फिक्स्ड इकॉनमी, दैट इज कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर वो होता है। लेकिन फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो, फ्लेक्सिबल का मतलब हुआ कि वो मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए।
मार्केट में जितना रुपीस का डिमांड हो, मार्केट में जितना रुपीस का सप्लाई हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे करेंसीज का वैल्यू क्या हो। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मतलब मार्केट के ऊपर, जो एडम स्मिथ ने बात किया था इनविजिबल हैंड के बारे में, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाए, तो वो हुआ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मतलब वहां पर हम लोग सप्लाई और डिमांड करेंसीज उस रूप से हम लोग पता कर पाएंगे कि एक्सचेंज रेट कितना होगा। अब ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो, इसको डिफरेंट नाम है, एक इसका कहा जाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग, फ्लेक्सिबल भी कहा जाता है और फ्लोटिंग, ठीक है, दोनों इसका नेम। तो ये तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये हम लोग समझे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब जो भी करेंसी का एक्सचेंज रेट होगा वो डिटरमाइन करेगा सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू, और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के द्वारा यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया गया है बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये चीज़। अब हम लोग बात करते हैं एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट देखो डेली जो होता है, अगर फ्लेक्सिबल है या फिक्स्ड है वो चेंज करते रहते, ठीक है, तो चेंज करते रहता है। और ये बहुत ही अच्छा टर्म है, हमेशा न्यूज़पेपर में तुमको मिल जाएगा, डेली हर वीक मिल जाएगा कि एक्सचेंज रेट जब चेंज करता है। चेंज करने का मतलब क्या हुआ, कभी होता है कि $1 इज इक्वल टू इतने रुपीस 76 रुपये, कभी होता है $1 इज इक्वल टू 74 रुपये, कभी 78 रुपये, ठीक है, तो बढ़ते कमते रहता है। तो अगर फिक्स्ड के अंदर, समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, अगर फिक्स्ड के अंदर करेंसी का एक्सचेंज रेट बढ़ता है, एक्सचेंज रेट अगर बढ़ता है करेंसीज का, फिक्स्ड के अंदर अगर एक्सचेंज रेट हमारा करेंसीज का बढ़ता है, ठीक है, तो हम उस चीज को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन। और अगर एक्सचेंज रेट हमारा फिक्स्ड के अंदर डिक्रीज करता है एक्सचेंज रेट, तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन। अब समझना रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, ये समझना। अगर $1 इज इक्वल टू अभी है 75 रुपये, अगर हमारा 74 रुपये हो गया, $1 इज इक्वल टू इनिशियली हमारा कितना था 75 रुपये, लेकिन अभी कितना हो गया 74 रुपये। और ये कौन सा है, इसमें जो है गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड है, मतलब गवर्नमेंट वो फिक्स करके रखती है। तो हम उस चीज़ को क्या कहेंगे, देख पहले 75 रुपये था $1, अब 74 रुपये में तुमको $1 मिल रहा है, मतलब तुमको कम पैसा मिल रहा है, मतलब तुम्हारा करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। और अगर करेंसी का वैल्यू बढ़ जाए फिक्स्ड में तो उसे क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन। बट अगर करेंसीज का वैल्यू हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए, किसमें, फिक्स्ड में। जैसे कि अगर ये हमारा अब क्या हो गया, $1 इज इक्वल टू 76 रुपये, ठीक है, ये 75 था तो ये हमारा 74 हुआ था, इस बार 76 हो गया, मतलब कि अब तुमको 76 रुपये चाहिए, एक $1 पाने के लिए तुमको 76 रुपये चाहिए, पहले कितना चाहिए था 75 रुपये। तो तुम्हारे करेंसी का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, 75 से 76 हो गया, किसमें, फिक्स्ड में। तो डिक्रीज कर जाए उसको क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन, और इंक्रीज करे तो रीवैल्यूएशन, किसमें, फिक्स्ड में। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल की बात करते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो इसमें भी हम लोगों का क्या है कि हमारा हो सकता है कि एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हमारे करेंसीज का वैल्यू बढ़ रहा है। एक्सचेंज रेट बढ़ना मतलब कि पहले 75 रुपये था, अब हमको 74 रुपये में मिल रहा है $1, और एक्सचेंज रेट कम ना, मतलब 75 रुपये था, अब 76 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। अब देखना एक्सचेंज रेट यहाँ पर अगर फ्लेक्सिबल के अंदर बढ़ रहा है, लेट सप्लाई एंड डिमांड, डिमांड अगर ज़्यादा हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गया रुपीस का, तो वहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, रुपीस का बढ़ जाएगा, और रुपीस का वैल्यू बढ़ेगा मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, समझ रहे हो, तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। अब जैसे पहले यहाँ पर क्या था 75, $1 इज इक्वल टू 75, लेकिन रुपीस का डिमांड बढ़ गया मार्केट में सपोज, तो मार्केट में बढ़ने के कारण रुपीस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो 75 से क्या हो जाएगा 74, समझ रहे हो। तो ये अगर फ्लेक्सिबल के अंदर हो, तो फ्लेक्सिबल के अंदर अगर एक्सचेंज रेट बढ़े तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एप्रिशिएशन। क्या कहते हैं, एप्रिशिएशन। हमारा करेंसी एप्रिसिएट कर गया, एप्रिसिएट का मतलब हमारे करेंसीज का वैल्यू बढ़ गया, वो 75 से अब 74 रुपये में हमारा $1 मिल रहा है। बट अगर एक्सचेंज रेट हमारा क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए, मतलब 75 से अब 76 रुपये में मिलती है रुपीस, एक्सचेंज रेट अगर डिक्रीज कर जाए तो
तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन, हमारा करेंसी क्या कर गया, डेप्रीशिएट कर गया। और अभी जो है, और हाल में तुम डेली न्यूज में अगर न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होगे तो तुम डेली न्यूज में देख सकते थे। क्यों? बिकॉज ये हमारा जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, ये करंट अफेयर से इसको अगर हम लोग जोड़ करके देखें, करंट अफेयर से हम लोग इसे जोड़ करके देखते हैं क्या हुआ। ये देखना, रशिया यूक्रेन वार। रशिया जो है अप्रॉक्स वर्ल्ड का 10% ऑयल प्रोड्यूस करता है, अप्रॉक्स 10 से 20% के बीच में ये ऑयल का प्रोड्यूस करता है। अब रशिया में वार हुआ तो वहां से तेल लेना सब कोई बंद किए, तो तेल लेना बंद किए मतलब सप्लाई क्या गया, कम गया। वार होने के कारण ऑयल का सप्लाई क्या गया, कम गया। और सप्लाई कम होने के कारण क्या हुआ, प्राइस क्या हो गया, ऑयल का इंक्रीज हो गया। अब बार बार हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर कितना 80% हमारा क्या करता है, इंडिया इंपोर्ट करता है तेल का। भैया इंपोर्ट करता है, मतलब पहले जितना महंगा था अब प्राइस बढ़ जाने के कारण इंडिया को और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तेल अगर मंगाना है, दाम बढ़ गया तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया, मतलब इंडिया को डॉलर पे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब इंडिया डॉलर का डिमांड क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। अगर डॉलर का डिमांड ज़्यादा करेगा, दूसरे करेंसी का डिमांड ज़्यादा करेगा, तो हमारे करेंसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। गेटिंग और नॉट? तेल का दाम बढ़ा, जिसके कारण क्या हुआ, हमको अब उसको देना है, मतलब डॉलर में उसको पे करना है या किसी चीज़ में, उसका डॉलर का डिमांड ज़्यादा करेंगे। डॉलर का डिमांड करेंगे तो क्या होगा, हमारा करेंसी क्या करेगा, डिप्रिशिएट कर जाएगा। ये सुन लो, डिप्रिशिएट क्यों बोले, क्योंकि इंडिया जो है मैक्सिमम वो मार्केट के ऊपर छोड़ा रहता है। देखो कोई भी इकॉनमी पूरे वर्ल्ड के अंदर आज के दौरान में पहले थी कि कोई फिक्स्ड थी, कोई फ्लेक्सिबल थी। मैक्सिमम जो पहले इकॉनमी थी वो फिक्स्ड थी। 1950, 1970, 80 के दौरान जो थी वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट थी। सरकार ने तय कर दिया कि इतना में होगा तो इतना में होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करते अब की इकॉनमी की अगर बात करते तो ना ही कोई ज़्यादा फिक्स्ड है, ना ही कोई फ्लेक्सिबल, वो क्या है, मिक्स्ड है, ठीक है। वो क्या अपनाता है, मिक्स्ड अपनाता है। कैसे? अब इंडिया, जैसे कि इंडिया की अगर बात करते हैं तो वो क्या करता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो मार्केट के ऊपर छोड़ देता है कि मार्केट तय करेगी जितना करेंसीज का डिमांड हो और सप्लाई हो, उसके अनुसार से तय करेगी। जहां पर इक्विलिब्रियम बनेगा वो एक्सचेंज रेट तय करेगी कि कितना पे करेंसी ट्रेड होगा। बट होता क्या है, अब देखना ये क्या हुआ कि हम लोग अगर फरवरी की बात करें तो हमारा करेंसी जो था, $1 जो था वो 74 रुपये में मिलती थी। $1 इक्वल टू 74 रुपये। बट हुआ क्या, अभी अप्रैल की बात कर रहे हैं तो अभी कितना है, 76.34 रुपीज़। मतलब हमारा कितना डिप्रिशिएट कर गया, लगभग 2 से 2.5 रुपये क्या कर गया, डिप्रिशिएट कर गया। किस कारण, वार के कारण। समझ रहे हो? तो होता क्या है कि जब अनइवन सिचुएशन होता है, मतलब कि सिचुएशन अच्छा नहीं होता है, जब हमारा फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है तो उस समय क्या आती है, कौन आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। जैसे हमारा भी एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं तो कहाँ से 74 से 76.5 पहुँच गया, 77 पहुँच गया। मतलब एक्सचेंज बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। तो फ्लक्चुएट कर रहा है तब क्या आएगी, गवर्नमेंट आएगी। और गवर्नमेंट आकर के क्या करेगी, रेगुलेट करेगी हल्का सा, ये जो फिक्स्ड वाला काम है वो करेगी, ठीक है। ये काम करेगी। क्या करेगी, अब यहाँ पर देखो डॉलर का डिमांड ज़्यादा है तो क्या करेगी, सेंट्रल बैंक जो है वो रिजर्व में से डॉलर बेच देगी, सप्लाई को बढ़ा देगी। समझ रहे हो कि नहीं? एंड दिस इज रियल सिनेरियो, मैं कोई गलत नहीं कर रहा। यही हुआ कि जब क्या हुआ कि जब 76-77 रुपये पहुंचने लगे, जिसके कारण हमारा करेंसी डिप्रिशिएट कर गया, वैल्यू कम हो गया, तो हमारा आखिरकार सेंट्रल बैंक को आना पड़ा 15 दिन पहले, ठीक है। और उसे अपने रिजर्व में से अपना डॉलर बढ़ाना पड़ा, लगभग $10 बिलियन, ठीक है। $10 बिलियन इसे बढ़ाना पड़ा। बढ़ाने के कारण सप्लाई सेम हो गया, सप्लाई बढ़ गया, जिसके कारण प्राइस क्या होगा, कम होगा, एक्सचेंज रेट क्या होगा, कम होगा। ये चीज़ समझ रहे हो? तो हमारे वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी करेंसी से। तो इस तरीके से काम करते, ठीक है। तो हम लोग देखें कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं, रीवैल्यूएशन किसे कहते हैं, डीवैल्यूएशन किसे कहते हैं, एप्रिसिएशन किसे कहते हैं, डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो तो आगे हम लोग बात करते हैं यार।
तो आज के बाद अगर ये और सिर्फ रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो कभी कभी पता है सीडीएस या यूपीएससी के पेपर में पूछ देता है कि सेंट्रल बैंक अगर कोई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, उसके अंदर अगर करेंसी एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, रीवैल्यूएशन होगा या डीवैल्यूएशन होगा, एप्रिसिएशन करेगा या डिप्रिसिएशन करेगा। समझ रहे हो? अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, करेंसीज की एक्सचेंज रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो बताइए क्या होगा, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है फिक्स्ड में तो क्या होगा, रीवैल्यूएशन। समझ रहे हो? तो ये चीज़। अब हम लोग बात करते हैं आगे यार, हम लोग नॉमिनल की बात कर लिए कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं, द रेट एट विच करेंसी विल बी ट्रेडेड। लेकिन बात क्या आता है, देखो जैसे अगर हम लोग बात करें, एक यूएसए है और जापान, जैसे कि $1 के अंदर हमारा कितना 110 येन आता है, ये एक्सचेंज रेट है। $1 के अंदर कितना 110 येन में $1 मिलता है। अब इससे देखने से क्या पता चलता है, देखने से पता चलता है यार जापान वाला को $110 का जरूरत, 110 येन का जरूरत है, तब उसको क्या मिले, $1 मिले। मतलब जापान जो है वो थोड़ा सस्ता कंट्री है, ठीक है, क्योंकि इतना पैसे की उसको जरूरत पड़ रही है और यहाँ पर $1 में इतने मिल रहा है। मतलब यूएसए जो है थोड़ा सा अच्छा कंट्री, देखने से तो ये पता चलता है, ठीक है। तो नॉमिनल के टर्म में ये पता चल रहा है, लेकिन रियल टर्म में ऐसा नहीं है। रियल टर्म में क्या होता है ये समझ, रियल टर्म में अगर हम लोग यूएसए में गए, यहाँ पर अगर एक पिज़्ज़ा की बात करते हैं, पिज़्ज़ा की बात करते हैं तो ये $2 पड़ा, ठीक है। यूएसए में एक पिज़्ज़ा का रेट अगर $2, और अगर जापान में गया यहाँ पे पिज़्ज़ा की जो है रेट वो 1100 येन है, ठीक है। पिज़्ज़ा की रेट यूएसए में कितना है, $2, जापान में कितना है, 1100 येन। अब बताओ, यहाँ से बताओ कि कौन ज़्यादा। यहाँ से तुमको समझ में आ रहा था नॉमिनल से कि जापान जो है वो थोड़ा अच्छा कंट्री नहीं है, उसकी वैल्यू ज़्यादा करेंसीज की नहीं है, और हमारा यूएसए थोड़ा अच्छा कंट्री। बट अगर रियल टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, रियल टर्म में कि यहाँ पर पिज़्ज़ा की रेट $2, यहाँ पर अगर बात करते हैं जापान में तो यहाँ पर कितना 1100 येन। 1100 येन मतलब कितना, $10। अब बताओ किसका ज़्यादा वैल्यू है, जापान का या यूएसए का, जापान का। समझ रहे हो? तो रियल का बात बिल्कुल अलग होता है और नॉमिनल का बात अलग होता है। किसी भी कंट्री के एक्सचेंज रेट को देख करके आप नहीं बता सकते कि वो कंट्री अच्छा या खराब है, क्योंकि वो एक्सचेंज रेट क्या होता है, नॉमिनल के टर्म में बात किया जाता है। एक्सचेंज रेट अगर नॉर्मल भी बोला जाता है, मतलब समझ में आ जाना चाहिए वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट बता रहा है, ठीक है। तो किसी भी कंट्री को दिखाना है कि वो अच्छा है या खराब है, उसका इकोनॉमी कैसा कर रहा है, तो किस टर्म में बात करना होगा, रियल एक्सचेंज रेट के बारे में हमको बात करना होगा कि वो इकोनॉमी का क्या, उसका एक्सचेंज रेट सही में क्या। तो रियल एक्सचेंज रेट कहते हैं किसको, रियल एक्सचेंज रेट कहते हैं जब जैसे ये पिज़्ज़ा, यूएसए का पिज़्ज़ा और जापान का पिज़्ज़ा, ये दोनों में अगर रिलेशन हो, द रेट एट विच, ठीक है, द रेट एट विच पिज़्ज़ा विल बी, पिज़्ज़ा जो है एक दूसरे कंट्री में, ठीक है, उसका रेट क्या है, द रेट एट विच करेंसी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे गुड्स आएगा। गुड्स कैन बी ट्रेडेड इन बोथ कंट्रीज, उस चीज को कहते हैं रियल एक्सचेंज रेट। द रेट एट विच द गुड्स कैन बी ट्रेडेड बिटवीन टू कंट्रीज। गुड्स क्या, सेम गुड्स, नॉट डिफरेंट गुड। अगर पिज़्ज़ा इसमें भी है तो पिज़्ज़ा इसमें भी। नॉमिनल में क्या था, रेट एट विच करेंसी कैन बी ट्रेडेड बिटवीन टू कंट्रीज। यहाँ पर क्या है, गुड्स कैन बी ट्रेडेड बिटवीन टू कंट्रीज, कि गुड्स का क्या है प्राइस, तो उसे क्या कहते हैं, रियल एक्सचेंज रेट कहते हैं। सो रियल एक्सचेंज रेट इज द बेस्ट मेजर टू, किसी कंट्री को दिखना है तो रियल एक्सचेंज रेट सही चीज, ठीक है। अब देखो तो हम लोग रियल एक्सचेंज रेट, अगर हम लोग रियल एक्सचेंज रेट को ई से डिनोट कर रहे हैं, ई रियल, इसका फार्मूला क्या होता है ये देखना, इसका फार्मूला होता है ई नॉमिनल into E foreign by price of domestic।
एक बार इसको चेक कर लो, ई फॉरेन है या ई डोमेस्टिक, ऊपर नीचे। ई फॉरेनर बाई ई डोमेस्टिक, ठीक है। ठीक है, ई नॉमिनल इंटू ई फॉरेनर बटा पी डोमेस्टिक। इसका मतलब क्या हुआ? रियल एक्सचेंज रेट का ये फार्मूला है। ये ई नॉमिनल का मतलब एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। पी फॉरेनर का मतलब पिज़्ज़ा का प्राइस फॉरेन में, पी डोमेस्टिक का मतलब पिज़्ज़ा का प्राइस डोमेस्टिक में। अगर हम लोग मानते हैं हम लोग यूएसए के अंदर रह रहे, मतलब डोमेस्टिक हमारा क्या है? यूएसए। तो अगर बात करते हैं ई नॉमिनल, ई नॉमिनल हमारा कितना है? $1 इज इक्वल टू कितना है? 110 येन। मतलब यहाँ पर क्या लिख दे? 110। पी फॉरेन, पी फॉरेन का प्राइस क्या है हमारा? यहाँ से देखना, फॉरेन का प्राइस यहाँ पर क्या है? कितना कितना है यहाँ से? 10, सॉरी, ये कितना है? 110, और यहाँ पर हमारा कितना आएगा? 2। और पी डोमेस्टिक की बात करते हैं, पी डोमेस्टिक का हमारा कितना प्राइस आ जाएगा? इसको येन में कन्वर्ट करो, येन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो पी डोमेस्टिक कितना आ जाएगा? दैट इज पी डोमेस्टिक की बात करते हैं, येन में अगर इसको कन्वर्ट करो तो 1 सेकेंड, ये क्या है कर रहे हैं बस? 110, 1, 2, क्या यार? अरे यार, जब यही सही नहीं लिखेंगे तो होगा क्या? यही बोले ना, यही सही नहीं लिखेंगे तो होगा क्या? ठीक है, यही सही नहीं लिखेंगे तो होगा क्या? वही तो हम समझ रहे थे, उल्टा है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू पी डोमेस्टिक और नीचे में पी फॉरेन। यही गलती लिखे थे, समझ रहे ये चीज़? अब देखना आराम से, नॉमिनल एक्सचेंज रेट हमारा कितना है? 110। अगर हम लोग बात करते हैं ये पी डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक का कितना था? 110, 2 रुपीज़ में मिलता था, तो सॉरी $2 में हमारा पिज़्ज़ा का मिल रहा है। इसको हम लोग क्या किए? येन में कन्वर्ट कर दिए, 110। अब हम लोग पी फॉरेन की बात कर रहे हैं, मतलब कि जापान की बात कर, तो जापान में कितना में मिल रहा है? 1100 में मिल रहा है। सारा को क्या किए? ये डोमेस्टिक जो प्राइस था $2, इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिए? येन में। और नीचे तो येन में है ही, तो टोटल कितना आ गया? 220, और ये 1100 करते हैं तो 2/5, और इसको अगर करते हैं तो कितना? 0.2। हाँ या ना? तो ये हमारा रियल एक्सचेंज रेट हुआ। फिर से 5/2 0.4। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, फिर से कैसे? यूएसए में पिज़्ज़ा का दाम अगर $2 है, जापान में अगर पिज़्ज़ा का दाम 1100 येन है। ठीक है, अब हमको रियल एक्सचेंज रेट दिखना है कि रियल एक्सचेंज रेट हमारा कितना है। तो उसका फार्मूला क्या होता है? ई नॉमिनल इनटू जो हमारा डोमेस्टिक में है पिज़्ज़ा का प्राइस बाई जो हमारा फॉरेन में है पिज़्ज़ा का प्राइस। तो ई अगर नॉमिनल की बात करते हैं तो नॉमिनल हमारा कितना है? 110। तो अगर यूएसए ऊपर में डोमेस्टिक है तो इसको क्या $2 में मिलता था, इसको येन में कन्वर्ट कर दिए, दैट इज 110। और नीचे में हमारा क्या चीज़? 100, ये हमारा आ गया पी फॉरेन। पी फॉरेन का कितना प्राइस था हमारा यहाँ जापान का? 1100 येन, 1100। एंड दैट इज, अगर हम लोग रियल वैल्यू की बात करें कि कितनी है? 0.2 है रियल एक्सचेंज रेट बिटवीन जापान एंड यूएस। तो इस तरीके से हम लोग टर्म में रियल एक्सचेंज रेट सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर हम लोग एक्चुअल अगर देखना चाहते हैं कि दो कंट्री के करेंसीज में क्या उसका करेंसीज वैल्यू जो है नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो रियल नहीं बताता कि दो कंट्री मजबूत है या कमजोर है, वो नहीं बताता। हमारा कौन बनाता है? ये रियल एक्सचेंज रेट बताता है, बिकॉज ये करेंसीज की परचेसिंग पावर को बताता। समझ रहे? तो ये चीज़ क्या अब हम लोग देख, तो रियल एक्सचेंज रेट हम लोग देख लिए। तो देख
तो देखो अब हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड मतलब कि हम लोग जान लिए नॉमिनल एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं, करेंसी जब ट्रेड करता है उसका रेट क्या है। रियल एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं, जब गुड्स ट्रेड करता है उसका रेट क्या है। रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉमिनल इंटू पी डोमेस्टिक बाई पी फॉरेनर। ठीक है, तो ये चीज़ देख ली। बाकी एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, बाकी डिवैल्यूएशन वो सब देख ली। अब हम लोग आते हैं सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड से समझ जाना चाहिए कि हम लोग नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बात करने वाले कि कैसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैसे फिक्स्ड करते हैं, कैसे पता चलता है। तो देखो करेंसीज के का कोई सप्लाई करता है, कोई हमारे करेंसीज का क्या करता है, सप्लाई करता है, और कोई हमारे करेंसीज को क्या करता है, डिमांड करता है। उसी चीज़ के ऊपर पता चलता है। अब देखो हमारे करेंसीज का सप्लाई कौन करेगा ये बताओ, कौन करेगा। अगर हमारा इंपोर्ट हुआ, ठीक है, अगर हमारा क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर, तो हम अपने क्या किए, हम उसके प्रोडक्ट को खरीदे, यूएसए वाले प्रोडक्ट को खरीदे। अब यूएसए वाला प्रोडक्ट को खरीदे तो वो यूएसए वाला इंसान है, वो बैंक के पास आएगा और हमारे करेंसीज को देगा और वो अपने करेंसीज को ले जाएगा डॉलर। तो सप्लाई कौन करेगा। अगर हम लोग यूएसए से इंपोर्ट किए, इसको रुपीज़ में पेड किए, तो ये रुपीज़ क्या हुआ, हमारा सप्लाई किया। तो अगर इंपोर्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, करेंसीज का सप्लाई होता है। तो पहला तो सप्लाई ये करेगा। दूसरा और कौन सप्लाई करेगा, अगर हमारा फाइनेंशियल आउटफ्लो, अगर हमारे देश से क्या जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, समझ रहे, तो क्या करेंगे। अगर जैसे कि तुमको यूएसए में पसंद आया कि यूएसए का बॉन्ड तुमको पसंद आया, तुम गवर्नमेंट के पास आए, ये गवर्नमेंट इंडिया है, इस गवर्नमेंट के पास आए तुम अपने करेंसीज को लेकर के, और तुम क्या करोगे, यूएसए में जा करके खरीद लोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, तुम अपने कंट्री से पैसा लेकर के बाहर ना जा रहे हो, दैट इज फाइनेंशियल आउटफ्लो। तो यहाँ पर तुम क्या किए, बैंक को सप्लाई की, आरबीआई को तुम सप्लाई की। तो फाइनेंशियल आउटफ्लो होता है, हमारे कंट्री से अगर बाहर जाते तो पैसा तो देते हैं ना, दैट इज सप्लाई। ठीक है, तो ये चीज़ कि फाइनेंशियल आउटफ्लो होगा तो क्या होगा, सप्लाई होगा। डिमांड कब होगा, डिमांड कब होगा, अगर एक्सपोर्ट हमारे कंट्री के अंदर आए, एक्सपोर्ट हमारे कंट्री के अंदर है, ये यूएसए, ये इंडिया, क्या हुआ, हम लोग इंडिया से क्या किए, यूएसए में क्या किए, एक्सपोर्ट किए, बाहर दिए। हम अपना सामान बाहर यूएसए में बेच रहे हैं, तो यूएसए वाला किस चीज़ में पेड करेगा, डॉलर में पेड करेगा, हाँ या ना। और यहाँ का जो ये कंपनी बेच रहा था, वो कंपनी क्या करेगा, आरबीआई से क्या करेगा, डिमांड करेगा, किस चीज़ का, रुपीस का, हाँ या ना। तो डिमांड कब होगा, जब एक्सपोर्ट होगा, तब क्या करेंगे लोग, डिमांड करते हैं। और उसी तरीके से अगर यूएसए का टेस्ला है, वो इंडिया में आना चाहता है, वो इंडिया में अपना ये फर्म खोलना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यूएसए से डॉलर लेकर के आएगा, और डॉलर किसको देगा, आरबीआई को देगा, सेंट्रल बैंक को, और बोलेगा इस डॉलर को क्या करिए, इस डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करिए। तो वो रुपीस का क्या करेगा, डिमांड करेगा। तो हमारे कंट्री में टेस्ला आ रहा है मतलब कि कौन सा, फाइनेंशियल आउटफ्लो या इनफ्लो। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा डिमांड कब होगा, जब फाइनेंशियल इनफ्लो, समझ रहे हो। तो डिमांड कब होगा, सप्लाई कब होगा, तो ये चीज हुआ। अब हमको डिमांड देखना है और सप्लाई। अगर सप्लाई की बात करते हैं, सप्लाई अब एक चीज देखना, अगर क्या हुआ कि हमारे करेंसीज का क्या हुआ, वैल्यू बढ़ गया, अगर हमारे करेंसीज का क्या हुआ, वैल्यू बढ़ गया, तो ये बताओ सप्लाई ज़्यादा होगा या कम होगा,
हमारे करेंसीज का वैल्यू ज़्यादा है तो सप्लाई क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा? क्या होगा? कम होगा। अच्छा, बात करते हैं, अगर हमारे करेंसीज का 75 रुपये से आ गए 74 रुपये आ गए, कितना आ गया? 75 से आ गया 74 रुपये। अब तुम आम इंसान हो, तुम जानते हो कि ये 74 रुपये से ये RBI आएगा या मार्केट जो है वो कितना हो जाएगा? 75 रुपये पे वापस चला जाएगा, हाँ या ना? तो यहाँ से अगर तुम्हारे वैल्यू यहाँ पे बढ़ी करेंसीज की 75 से 74 रुपये हुई, तो तुम क्या सोचे कि हमारे करेंसीज का ज़्यादा है वैल्यू, तो हमको बेच देना सही है वो करेंसी को, क्योंकि बाद में जाके क्या होगा? कम होगा वैल्यू। तो जिसके कारण क्या होगा? सप्लाई कम होगा या ज़्यादा होगा? अब बोल दो क्या होगा? क्या होगा? सप्लाई, हाँ या ना? समझ रहे हो ना यार? तो इस कारण क्या होगा? हमारा वैल्यू, अगर हमारा वैल्यू इंक्रीज होता है, जिसके कारण क्या होगा? लोग सोचेंगे कि यार पैसा ज़्यादा हमको मिल रहा है। जैसे स्टॉक में क्या होता है, अगर हमारा स्टॉक अप है तो क्या सोचते हैं? निकाल लो। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हमारा करेंसीज का वैल्यू क्या है? अप है, तो सप्लाई क्या होगा? अप होगा। तो दैट इज व्हाट? पॉजिटिव रिलेशनशिप। और ऐसे भी जानते हैं हम लोग, सप्लाई कर्व क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप। प्राइस बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। प्राइस कमेगा, सप्लाई कम हो जाएगा। और उसका कैसा होता है? कर्व कैसा होता है? अपवर्ड, अपवर्ड स्लोपिंग। ये सुन लो, सेम चीज, बस करेंसीज यहाँ पे, ठीक है? सप्लाई कर्व दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग। अब हम लोग डिमांड की बात करते हैं। डिमांड की बात, अब तुम्हारी करेंसीज की वैल्यू सपोज दैट अप हो गई। क्या हो गई? अप हो गई। 75 से कितने रुपए हो गए? 74 रुपये हो गए। 75 से कितने रुपए हो गए? 74 रुपये हो गए। अब बताओ, जो इंसान लेना चाह रहा था, अगर USA डॉलर हम लेना चाह रहे थे, तो उसके लिए महंगा हो गया या सस्ता हो गया? 75 से 74 रुपये हो गया। तुम डॉलर लेना चाह रहे थे, तो तुम्हारे लिए डॉलर लेना महंगा हुआ सस्ता? 75 से 74 रुपये हुआ, तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए लेना क्या हुआ? तो अगर हमारा देखो, अगर हमारा वैल्यू अगर बढ़ता है, वैल्यू अगर बढ़ता है, इसको अलग नजरिए से समझना। अलग नजरिए से कैसे समझना? कि अगर हमारा वैल्यू क्या कर रहा है? एप्रिसिएट कर। अगर हमारा वैल्यू 75 रुपये से 74 रुपये हो गई, तो हमारे करेंसीज की डिमांड क्या होगी? कम होगी या ज़्यादा होगी? तुम इंसान हो, सिंपल यार, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। अगर हमारा 10 रुपये से 20 रुपये चले गए, ठीक है, स्टॉक चला गया, तो उसका तुम डिमांड ज़्यादा करोगे या कम करोगे? ज़्यादा करोगे? कम करोगे। यस और नो? बिकॉज वो पहले ही 74 से वो बढ़ चुका है, तो हम क्यों उसको खरीदे? हाँ या ना? जब सस्ता रहे तब ना कर दो। अब तो एप्रिसिएट करता है, इसलिए क्या करेंगे? डिमांड क्या करेंगे? कम करेंगे। गेटिंग और नॉट? बिल्कुल उल्टा चीज़ है भाई, समझ रहे होगे कि हमेशा जो बोल रहे हो उसका उल्टा हो रहा है। दैट इज कि अगर हमारा वैल्यू, अगर हमारा करेंसीज का वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो लोग जो है हमारे करेंसीज को ज़्यादा खरीदना पसंद नहीं करेंगे, एंड दैट्स वाई डिमांड व्हाट? डिक्रीजेस। सो इस तरीके से हम लोग डिमांड का भी जानते हैं कैसा होता है? नेगेटिवली स्लोप्ड, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो बोलना है बोलो। सो दिस इज आवर डिमांड कर्व एंड दिस इज आवर सप्लाई कर्व। एंड वी नो, जैसा कि हम लोग वहां पर जानते थे कि प्राइस कैसे तय होता था, जहां पर इंटरसेक्ट करता था, इक्विलिब्रियम करता था, इसको कहते थे इक्विलिब्रियम प्राइस, है ना? उसी तरीके से यहां पर कहेंगे इसको इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, कि ये हमारा एक्सचेंज रेट रहेगा। तो डिमांड सप्लाई, और कितना हमारा नंबर ऑफ रुपीस कितना मार्केट में होगा, वो किस चीज़ के ऊपर? जैसे यहाँ पर क्या था? क्वांटिटी था, वहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। उसी तरीके से यहाँ पे क्वांटिटी क्या है? रुपीस है। तो यहाँ पर क्या होगा? इतना रुपीस मार्केट के अंदर होगा। ये पॉइंट गेटिंग? सो इस तरीके से हम लोग पता कर पाते हैं सप्लाई और डिमांड के सहारे कि हमारा एक्सचेंज रेट कितना होगा। समझ रहे हो? डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व के थ्रू। अब देखना होता क्या है, जैसे वहां पर देखे थे कभी सप्लाई चेंज करता है, कभी डिमांड चेंज करता है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज करता है। फर्स्ट सेमेस्टर में सप्लाई चेंज किया, शिफ्ट किया, डाउनवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड शिफ्ट, तो प्राइस क्या होता था? शिफ्ट होता। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा? शिफ्ट होगा, चेंज होगा। अब सपोज दैट क्या हुआ कि इंडिया का प्रोडक्ट है, इंडिया का अगर वीट है, जैसे कि यूक्रेन रशिया का वार चल रहा है, तो यूक्रेन और रसिया जो है वो 30% जो है वो वीट का प्रोडक्शन करता था पूरा ऑल ओवर द कंट्री।
तो वहाँ बाहर चलने के कारण क्या हुआ, वहाँ प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, सप्लाई कम हो गया। मतलब अल्टरनेटिव जितने भी कंट्री है वो अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि मेरे को दो, मेरे व्हीट को ज़रूरत है। तो इंडिया के पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है। तो सपोज हम लोग मानते हैं कि इंडिया का व्हीट का डिमांड क्या गया, बढ़ गया। दैट इज द रियल सिनेरियो कि इंडिया का व्हीट का डिमांड अगर बढ़ गया, क्या होगा हमारा ये, दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व। अगर हमारा नंबर ऑफ बायर अगर बढ़ गए तो किधर की ओर डिमांड कर्व शिफ्ट करता था, राइटवर्ड की ओर। यस और नो, राइटवर्ड की ओर शिफ्ट करता। तो ये राइटवर्ड की ओर शिफ्ट करेंगे। एक्सचेंज रेट इनिशियली हमारा इक्विलिब्रियम कितना था, E1 पर। तो एक्सचेंज रेट हमारा कितना था, ये E1। एक्सचेंज रेट को E से, स्मॉल ई से E1। अब हमारा क्या होगा, डिमांड हमारा क्या होगा, वेट का बढ़ गया, जिसके कारण क्या होगा, डिमांड बढ़ जाने के कारण क्या हुआ, इक्विलिब्रियम E2 और एक्सचेंज रेट क्या हो गया, E2। तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो वीट का अगर हमारे कंट्री एक्सपोर्ट करेगा तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, बढ़ेगा। किस लिए बढ़ेगा, बाय दिस ग्राफ। समझ रहे हो क्यों बढ़ेगा। तो इस तरीके से, और हम लोग वैसे ही समझ सकते हैं। अब क्या हुआ कि सपोज हमारा सप्लाई जो है, ठीक है, सपोज हमारा क्या हुआ, सप्लाई जो है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने के कारण, ये छोड़ो ना, सप्लाई हमारा सपोज डेट करेंसीज के बढ़ गई। सपोज हमारे करेंसीज का क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गया। सप्लाई बढ़ने के कारण, सप्लाई किस कारण बढ़ा, चाहे तो इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हमारा कंट्री क्या करने लगा, ज़्यादा करने लगा। चाहे फाइनेंशियल आउटफ्लो हुआ, हमारे कंट्री से क्या हुए, लोग कहाँ जाने लगे, बाहर ज़्यादा जाने लगे। तो सपोज हमारे कंट्री के अंदर इंपोर्ट बढ़ गया, हमारा कंट्री बाहर से माल ज़्यादा मंगा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है, ये हमारा डिमांड, ये सप्लाई, ये हमारा डिमांड, ये सप्लाई। अब हमारे कंट्री के अंदर क्या हुआ, इंपोर्ट बढ़ गया। इंपोर्ट बढ़ने का मतलब सप्लाई बढ़ गया। सप्लाई बढ़ने का मतलब ये हमारा सप्लाई है जो कुछ ऐसे हमारे कंट्री में इंपोर्ट हुआ, हम पैसा पेड किए, तो बाहर वाला जो कंट्री, वो फॉर्म था, वो आरबीआई के पास गया पैसा लेकर के, और क्या किया, सप्लाई किया। तो ज़्यादा इंपोर्ट तो ज़्यादा सप्लाई, समझ रहे हो ना। तो सप्लाई हमारा क्या आ गया, बढ़ गया। और सप्लाई बढ़ जाएगा तो एक्सचेंज रेट बढ़ाओ, E1 से कहाँ जाएगा, E2। इनिशियली हमारा E1 था तो ये डिक्रीज कर गया। तो सेम चीज़ जो हम लोग डिमांड सप्लाई में पढ़े थे वही फिनोमेना है, गेटिंग। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग को देखना है यार, अब हम लोग आगे बात करते हैं। डिमांड सप्लाई तो हो गई। अब हमको बात करना है, देखो दो चीज़ अब हमको समझना है। अगर हमारे कंट्री के अंदर लोगों के पास इनकम अगर इंक्रीज होती है तो एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारे कंट्री में अगर लोगों के पास इनकम बढ़ती है, लोगों के पास कमाना वो ज़्यादा हो गया उनका इनकम, तो एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पहुँचेगा, पहला चीज़ ये देखना है। दूसरा चीज़ देखना है, अगर हमारे कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पहुंचेगा, दूसरा चीज। तो देखो अब हम लोग बात करने वाला है इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम, कि इनकम चेंज होने के कारण एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचेगा, ठीक है। तो ये देखना, चाहे तो इनकम हमारा कंट्री का डेट इज डोमेस्टिक कंट्री, दैट इज इंडिया का चेंज हो सकता है, और चाहे तो हमारा इंटरेस्ट रेट किसका चेंज हो सकता है, सॉरी इनकम किसका, फॉरेन कंट्री, मतलब यूएसए में रह रहे लोगों का अगर इनकम बढ़ जाए या कम जाए। दो चीज़ हमको देखना है कि इनकम चेंज होने के कारण हमारा एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पहुंचेगा। इनकम चाहे तो हमारे देश के लोगों का चेंज हो सकता है, और चाहे तो हमारा विदेश के लोगों को चेंज हो सकता है। अगर हमारे देश के लोगों का इनकम अगर इंक्रीज करता है, ठीक है, अगर हमारे देश के लोगों का क्या हुआ, इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ने का कारण मतलब क्या हुआ, अगर इंडिया में कोई कार प्रोड्यूस हो रही थी, अगर यूएसए में कोई कार प्रोड्यूस हो रही थी, हमारा इनकम क्या गया, बढ़ गया। इनकम बढ़ने के कारण क्या हुआ, तुम फोर्ड का डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा करोगे,
फोर्ड अगर कंपनी है तो उसका डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा करोगे। तो अगर इनकम यहाँ की बढ़ती है तो तुम जो बाहर का सामान है वो क्या ज़्यादा कंज्यूम करोगे, समझ रहे हो। तो तुम बाहर इनकम अगर बढ़ती है तो तुम अपना भी सामान खरीदोगे, ऐसा नहीं अपने कंट्री का भी प्रोड्यूस सामान, लेकिन इंपोर्ट भी तुम इंपोर्टर वाला सामान भी वो तुम क्या होगा ज़्यादा खरीदोगे। फिर से अगर तुम्हारा इनकम इंक्रीज कर रहा है तो तुम क्या किए, फोर्ड का कंपनी या टोयोटा का गाड़ी, ठीक है, या किसी गाड़ी को खरीद रहे हो तो वो किसका है, जापान का, यूएसए का। इसका मतलब क्या, इंपोर्ट क्या होगा, अगर बढ़ रहा है तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है तो इंपोर्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इंपोर्ट मतलब टोयोटा का गाड़ी, फोर्ड का गाड़ी क्या होगा मार्केट में, क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर हमारे कंट्री में इनकम इंक्रीज करती है तो इंपोर्ट हमारे कंट्री के अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाँ या ना, इंपोर्ट हमारा ज़्यादा होगा। अब बताओ इंपोर्ट किसका पार्ट है, सप्लाई का या डिमांड का, सप्लाई का, यस और नो। मतलब सप्लाई हमारा क्या होगा करेंसीज का, ज़्यादा होगा, और सप्लाई ज़्यादा होगा तो ऐसे ही कर्व के द्वारा देख सकते हैं, दिस इज सप्लाई कर्व डाउनवर्ड, तो एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस, यस और नो। सप्लाई क्या होगा, बढ़ा, दैट्स वाई व्हाट, एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस। नॉमिनल एक्सचेंज रेट कम होने का मतलब क्या होगा, हमारा करेंसी क्या कर गया, डिप्रिसिएट कर गया। अगर वो फ्लेक्सिबल मार्केट है तब, समझ रहे हो, या फ्लोटिंग मार्केट है तब एक्सचेंज रेट कम गया। कम होने का मतलब क्या हुआ, पहले अगर 75 रुपये में डॉलर मिलता था, अब कितने में, 76 रुपये में मिल रहा, हमारा करेंसी का वैल्यू कम गया, एक्सचेंज रेट कम गया, तो उसको क्या कहते हैं, डिप्रिशिएट। तो हमारा करेंसी क्या कर जाएगा, डिप्रिशिएट कर जाएगा। एनी प्रॉब्लम, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है कि अगर हमारे करेंसीज का, डोमेस्टिक करेंसी है, ये क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। अगर हमारे यहाँ के लोगों का इनकम डिक्रीज कर गया, सपोज कोविड है, कोविड सिचुएशन है, इसमें क्या हुआ, हमारे लोगों का इनकम डिक्रीज कर गया। डिक्रीज होने के कारण क्या हुआ, लोग गाड़ी खरीदना पसंद नहीं करेंगे, खाना खाना पसंद करेंगे गाड़ी खरीदने से ज़्यादा। तो गाड़ी खरीदना पसंद नहीं करेंगे तो बाहर से इंपोर्ट क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, हाँ या ना। अगर हमारा इनकम कम होगा तो हम गाड़ी कम खरीदेंगे, बाहर का सामान कम खरीदेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम हो सकता है H&M या किसी से, ठीक है, एडिडास, पूमा, रिबॉक, वो सब प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, कम खरीदेंगे, जब हमारा इनकम कम हो जाएगा। तो बाहर का माल कम, दैट इज इंपोर्ट कम। इंपोर्ट किसका पार्ट, सप्लाई का। सप्लाई मतलब इंपोर्ट कम तो सप्लाई क्या होगा, कम। वही बस अपोजिट है, सप्लाई क्या हो गया, कम। सप्लाई कम हो गया तो सप्लाई कब शिफ्ट टुवर्ड लेफ्टवर्ड, तो एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, दिस इज आवर सप्लाई कब शिफ्ट टुवर्ड लेफ्टवर्ड, इनिशियली E1, नाउ E2, दैट इज इंक्रीजेस। एनी प्रॉब्लम, सो दिस इज हैपन। एक्सचेंज रेट क्या हो गया भैया, हमारा बढ़ गया, और बढ़ जाने का मतलब उस चीज को क्या कहते हैं हम लोग, एप्रिशिएशन। क्या एक्सपोर्ट, ये देखना आगे हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तुम जो बात बोल रहे हो मैं मानता हूं, तुम रिलेशन बोल रहे हो कि एक्सपोर्ट का ये हमारा एप्रिशिएशन और डिप्रिशिएशन से क्या रिलेशन, उस रिलेशन को हम लोग आगे पढ़ने वाले, कि अगर हमारा करेंसी डिप्रिशिएट करता है तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले, जो तुम बोल रहे हो, ठीक है, कि अगर हमारा करेंसी एप्रिशिएट कर गया, हमारा करेंसी महंगा हो गया तो हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो गया, मतलब कि एक्सपोर्ट कम होगा। तो वो हम लोग आगे रिलेशन पढ़ने वाले, ठीक है, ये पढ़ने वाले अभी तुरंत 10 मिनट बाद। अब हम लोग फॉरेन करेंसी, अब हम लोग फॉरेन नेशन में देखते हैं कि फॉरेन के लोगों के इंक्रीज होने के कारण, इनकम या डिक्रीज होने के कारण हमारे करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्सचेंज रेट। हो सकता है कि यूएसए के लोगों का क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए इनकम, पहला केस। यूएसए के लोगों का ग्राफ आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, फॉरेन करेंसी, सपोज दैट यूएसए के लोगों का क्या हो गया, इनकम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब वहाँ का इनकम इंक्रीज हुआ, और जैसे हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा था तो बाहर का डिमांड करते थे तो इंपोर्ट बढ़ता था, वैसे ही वहाँ का अगर करेंसी इंक्रीज होगा तो हो सकता है इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यस और नो। सो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज कर गया, एक्सपोर्ट किसका पार्ट था, सप्लाई का या डिमांड का, सप्लाई या डिमांड, डिमांड का था, तो डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
अगर हमारे करेंसीज का डिमांड अगर बढ़ गया तो डिमांड बढ़ने का मतलब क्या है, ये डिमांड, ये सप्लाई। डिमांड बढ़ना का मतलब शिफ्ट वर्ड, राइट वर्ड, और राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब एक्सचेंज रेट कमना या बढ़ना, क्या हो गया, बढ़ना, है ना। तो इससे हमको पता चलता है कि एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ेगा, और एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या, हमारा करेंसी क्या कर जाएगा, एप्रिसिएट कर जाएगा। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग इसी में बात करते हैं, अगर कोविड में यूएसए का लोगों का इनकम डिक्रीज हो गया, तो इनकम डिक्रीज होने के कारण क्या हुआ, वो भी जैसे यहाँ के लोग खाना सोचेंगे, इंपॉर्टेंट गाड़ी से खरीदने से पहले खाना सोचेंगे, वैसे ही वहाँ के भी लोग पहले खाना को प्रेफर करेंगे, देन गाड़ी खरीदना, लग्जरियस गुड खरीदना। मतलब हमारा अल्टीमेटली एक्सपोर्ट जो हो रहा है हमारे कंट्री का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, अगर उनका इनकम डिक्रीज हो रहा है तो। उल्टा, बिल्कुल इसका उल्टा केस, एक्सपोर्ट क्या हो गया, कम। एक्सपोर्ट किसका पार्ट, डिमांड का, तो डिमांड क्या होगा, कम। अगर डिमांड कम है मतलब डिमांड कब शिफ्ट वर्ड, लेफ्टवर्ड। डिमांड कब शिफ्ट वर्ड, लेफ्टवर्ड, तो लेफ्टवर्ड इनिशियली E1, नाउ डिक्रीजेस E2। सो हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो गया, हमारा डिक्रीज कर गया, और डिक्रीज का मतलब क्या कर गया, डेप्रिशिएट कर गया। किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इनकम का हमारे एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचता है, ये हम लोगों ने देखा कि हमारे करेंसी, हमारे इंडिया में इनकम चेंज होने के कारण और फॉरेन में चेंज होने के कारण हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, कमेगा, ये बात समझ रहे। तो ये चीज़। अब हम लोग दूसरा चीज़ देखने वाले हैं कि इंटरेस्ट रेट का क्या इफेक्ट पहुंचता है एक्सचेंज रेट के ऊपर। इनकम की बात कर ली, अब क्या चीज़, इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ऑन एक्सचेंज रेट, ये चीज़। तो आओ देखते हैं। ठीक है, अब हमको देखना है इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट, और वो भी कौन सा इंटरेस्ट रेट, रियल। ऑलवेज से इकोनॉमिक्स में नॉमिनल का बहुत कम यूज होता है, नॉमिनल का मोटा मोटी में यूज होता है, लेकिन अगर एक्चुअल बात की बात करते हैं तो उसका क्या होता है, रियल। चाहे रियल एक्सचेंज रेट, चाहे रियल मनी सप्लाई, चाहे रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट किसे कहते हैं ये समझना। नॉमिनल का मतलब हम लोग जानते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का हम लोग मतलब जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर हमारे बैंक आरबीआई ने फिक्स कर दिया कि हमारे कंट्री के अंदर 5% इंटरेस्ट रेट होगा, दैट इज नॉमिनल। बट सपोज इसको 8% मानते हैं, दैट इज रियल सिनेरियो। अब हम लोग अगर रियल की बात करते हैं तो रियल का मतलब एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट हमको कितना दे रहा है, तो 8% तो ये दे रहा है, लेकिन अभी इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन कितना है, 6.72%, समझ रहे हो। तो अगर हमारा बात करते हैं कि हमारा कितना आएगा, 1 लगभग ये कितना 28, मतलब रियल इंटरेस्ट रेट लेकिन कितना है हमारा 1.28, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब हमारा 6.7% तो ये तो खा ले रहा है हमारा इन्फ्लेशन, ही महंगाई ही खा ले रहा है। तो रियल एक्सचेंज रेट इसे कहते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट माइनस इन्फ्लेशन, एंड दैट इज नोन एज रियल एक्सचेंज रेट। अब तुम्हारा अगर पैसा है, तुम क्या बात करोगे, अगर तुम्हारा पैसा है, ठीक है, अगर ये सपोज हम लोग बात करते हैं कि ये इन्फ्लेशन इंडिया में 9% पहुंच गई, तुम्हारा पैसा है, तुम क्या सोचोगे, तुम देख रहा है बैंक में अगर हम रखते हैं तो 8% हमारा इंक्रीज करता है पैसा सालाना, इंटरेस्ट रेट देता है। बट रियल की अगर बात करते हैं तो 8% तो दे रहा है, लेकिन महंगाई कितना है 9%। 8% बढ़ रहा है वैल्यू, लेकिन महंगाई खा रही है 9%, तो अल्टीमेटली हमारे करेंसीज का वैल्यू कितना होगा, -1%। ये सुन लो, तो तुम क्या करना सोचोगे, बैंक में रखना सोचोगे या नहीं रखना सोचोगे, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए नॉमिनल से, समझ रहे हो कि नहीं। सो दैट्स वाई रियल टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। रियल एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं, समझ रहे। रियल एक्सचेंज रेट में होता है नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। तो हम लोग अब देखने वाले इंटरेस्ट रेट जब चेंज करेगा तो हमारे एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचेगा, रियल इंटरेस्ट रेट। अब देखना
रियल इंटरेस्ट रेट हो सकता है ये हमारे कंट्री का हो और हो सकता है ये फॉरेन कंट्री का हो, ठीक है। तो हो सकता है ये रियल एक्सचेंज रेट कहाँ का हो, इंडिया का हो। स्टॉप कर दे, स्टॉप कर दे। चल अब हमको देखना है इफेक्ट ऑफ चेंज इन रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, कि रियल इंटरेस्ट रेट चेंज करने का हमारा एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचता है, ये हमको देखना है। तो जैसे हम लोग इनकम की बात किए तो इनकम हमारे कंट्री के अंदर चेंज करेगा और यूएसए के अंदर भी, फॉरेन कंट्री के अंदर चेंज करेगा। वैसे ही हमारा इंटरेस्ट रेट हो सकता है हमारे कंट्री के अंदर चेंज करे और हो सकता है फॉरेन कंट्री के अंदर चेंज करे, ठीक है। अगर हमारे कंट्री के अंदर हम लोग सपोज ये रियल इंटरेस्ट रेट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हमारा रियल इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज करता है हमारे कंट्री के अंदर, रियल इंटरेस्ट रेट हमारे कंट्री के अंदर क्या हुआ, बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या हुआ आप समझना। अगर तुम यूएस में रहते हो, तुमने देखा इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मतलब अगर इंडिया के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले 5% मिलता था, अब 10% मिल रहा है, तो तुम क्या सोचोगे, बढ़ जाने के कारण तुम सोचोगे इंडिया में मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ, यस और नो, है या ना। यूएसए का जो भी इंसान है वो क्या सोचेगा, जब इंटरेस्ट रेट अगर इंडिया के अंदर बढ़ जाएगा तो क्या सोचेगा, इंडिया में स्टॉक वगैरह खरीदना हमको ज़्यादा बेनिफिट देगा, ज़्यादा रिटर्न देगा, तो जिसके कारण यूएसए वाले लोग इंडिया में आकर के खरीदेंगे। और खरीदने का मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इनफ्लो। फाइनेंशियल इनफ्लो कि हमारे कंट्री के अंदर क्या होगा, फाइनेंशियल इनफ्लो होगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बाहर वाले कंट्री हमारे कंट्री में आकर के इन्वेस्ट करेंगे। व्हाट, आइए ना। तो रियल इंटरेस्ट रेट अगर हमारा क्या किया, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, बाहर का लोग हमारे कंट्री में आकर के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, और उस चीज़ को कहते हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब बाहर वाले कंट्री आकर के हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करे, वो भी स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, ये सब चीज़ में, मतलब अगर किसी कोई कंपनी है, अगर हमारा ये जियो का कंपनी है, अगर बाहर से अगर कोई कंपनी यूएसए से कोई आया, इंसान आया, ठीक है, सपोज दैट इलॉन मस्क आया और जियो के अंदर क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, जियो का शेयर को खरीदा, और शेयर क्या खरीदा सब, अगर ये 10% से कम शेयर को खरीदता है, 10% से कम जो जियो का शेयर है, जो टोटल वैल्यूएशन है, जितना शेयर है उससे 10% से अगर कम खरीदता है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, FPO, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPI सॉरी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब 10% से कम स्टेक किसी भी कंपनी के अंदर कोई बाहर वाला आकर के खरीदे, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर मतलब कि ज़्यादा नहीं खरीदे 10% से भी कम, मतलब बहुत बड़ा होता है यार। अब जियो में तुमको 10% से कम, अगर बहुत बड़ा उसका होगा पैसा, लेकिन अगर 10% से ज़्यादा अगर स्टेक वो खरीदे, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, ठीक है, क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चाहे तो 10% से ज़्यादा वो खरीदे, और चाहे वो अपना नया कंपनी आकर के इंडिया में बनाए। टेस्ला अगर इंडिया के अंदर आ रहा है, पूरा कंपनी लेकर के आ रहा है, यस और नो, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए होता है। अब कोई कंपनी ला रहा है, मतलब क्या 1 से 2 महीने के लिए लाएगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचा होगा, 3 से 4 साल 5 साल उतना मिनिमम। तो वो क्या होता है, FDI में होता है कि 5 साल वगैरह, और FPI में होता है, हो सकता है कि अभी किसी ने यूएसए वाले टेस्ला ने जियो के अंदर खरीदा स्टेक, और हो सकता है वो 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर उसको प्रॉफिट नहीं नजर आया, बेच दिया, निकल गया। समझ रहे हो, यहाँ पर अगर 10% से ज़्यादा अगर खरीद रहा है, तो उसके पास, जो खरीद रहा है उसके पास कुछ पावर भी होगा, दैट इज मैनेजरियल, मैनेज करने का कुछ पावर भी होगा, किसमें, FDI में। बट 10% से कम खरीद रहा है तो उसको मैनेज करने का कोई पावर नहीं होगा, वो कंपनी के ऊपर नहीं बोल सकता ये काम करो, ये काम करो, वो काम करो। तो FPI क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। क्या होता है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो होता है, या शेयर्स में अगर 10% से कम हो तो उसको क्या कहते हैं, FPI। लेकिन FDI किसे कहते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई कंपनी हमारे देश के अंदर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या क्या, अगर 10% से ज़्यादा शेयर किसी कंपनी
के अंदर वो खरीदे विदेशी वाला कंपनी, तब कहेंगे। ये इसमें मैनेजरियल पावर होता है, ठीक है, वो डिसीजन ले सकता है कंपनी के लिए एफडीआई में। इसमें एफपीआई में डिसीजन नहीं ले सकता। अब यहाँ बताओ फाइनेंशियल इनफ्लो हो रहा है, ये इनफ्लो हो सकता है एफपीआई के कारण हो और हो सकता है एफडीआई के कारण, हाँ या ना। फाइनेंशियल इनफ्लो मतलब बाहर वाले हमारे आ रहे हैं। अब फाइनेंशियल इनफ्लो बताओ वो डिमांड में था या सप्लाई में था? किस में था, सप्लाई में या डिमांड में? फाइनेंशियल इनफ्लो किस में था? डिमांड में। डिमांड में कैसे? बाहर वाले हमारे यहाँ आएंगे, वो अपना करेंसी देंगे और हमारे करेंसी का क्या करेंगे? डिमांड करेंगे, वो डिमांड में था। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर फाइनेंशियल इनफ्लो अगर बढ़ता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण, तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, हमारे करेंसी का डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो वही चीज़ शिफ्टवर्ड राइटवर्ड इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट E1 से E2। इसका मतलब क्या, एक्सचेंज रेट हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इस चीज़ को क्या कहते हैं? एप्रिशिएशन। हमारा करेंसी एप्रिशिएट कर जाएगा, समझ रहे हो। अब इसी का बिल्कुल उल्टा हो गया, यहाँ से ये भी समझ लिए एफपीआई क्या होता है, एफडीआई क्या होता है। ये हमारे रीडिंग के अंदर भी एफपीआई एफडीआई दिया हुआ था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ था, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट कम गया, कम होने का मतलब क्या होगा? 5% से सपोज दैट 3% हो गया, तो बाहर वाला अगर हमारा बाहर वाला कोई कंपनी है, बाहर वाला कंपनी क्या सोचेगा? इंडिया के अंदर अब सही चीज़ नहीं इन्वेस्टमेंट करना, इंटरेस्ट रेट कम गया, रिटर्न हमको कम मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा? या जो कंपनी स्टेक आकर के जियो के अंदर खरीदी थी, जो इलॉन मस्क थे, जियो का 10% से कम स्टेक खरीदी थी, इंटरेस्ट रेट कम मिलने कारण, रिटर्न कम होने कारण वो शेयर बेच करके निकल जाएगी, यस और नो। तो इससे इसका मतलब क्या पता चलता है? फाइनेंशियल आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो बाहर जाएगा हमारे कंट्री से अंदर। अगर इंटरेस्ट रेट हमारे कंट्री का कमता है तो शेयर बेच करके ज़्यादा लोग कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे अपना पैसा लेकर के, यस और नो। ये चीज़ अगर बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा? हाँ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, सॉरी। फिर से फाइनेंशियल आउटफ्लो, फाइनेंशियल आउटफ्लो प्लीज भाई, फाइनेंशियल आउटफ्लो, फाइनेंशियल आउटफ्लो किसका पार्ट था ये बताओ? सप्लाई का था या डिमांड का था? किसका था? सप्लाई का था। तो यहाँ से क्या होता है? सप्लाई क्या गया? बढ़ गया। और सप्लाई बढ़ने के कारण क्या हो गया? ये देखो, ये अगर पॉजिटिव है तो ये किधर की ओर शिफ्ट करेगा? राइटवर्ड की तरफ। एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा हमारा? डिक्रीज हो जाएगा, यस और नो। सो दिस इज एक्सचेंज रेट हमारा कम गया, एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन। तो ये होगा, अगर हमारा रियल इंटरेस्ट रेट अगर कमता है हमारे कंट्री के अंदर तो हमारा करेंसी क्या करेगा? डिप्रिशिएट करेगा। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट हमारे कंट्री के अंदर बढ़ता है तो हमारा करेंसी क्या करेगा? एप्रिसिएट करेगा। बट अगर हम लोग फॉरेन की बात कर रहे हैं, इंडिया, ये यूएसए की बात कर रहे हैं, तो यूएसए का क्या हो सकता है? हो सकता है कि यूएसए में उसी तरीके से रियल इंटरेस्ट रेट हो सकता है यूएसए में बढ़ जाए, हो सकता है यूएसए का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। अब तुम जैसे अगर अंबानी है तो अंबानी को लगा कि यूएसए में टेस्ला कंपनी या हो सकता है 5 से 10% हो जाए, तो अंबानी ये देखा अरे यार यूएसए में ज़्यादा रिटर्न हमको मिलेगा अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तब। मतलब अंबानी पैसा कहाँ लेकर के जाएगा? यूएसए लेकर के जाएगा। अब यूएसए लेकर के जाएगा मतलब हमारे कंट्री से क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है, मतलब फाइनेंशियल आउटफ्लो, यस और नो। तो यहाँ से क्या हो गया? इंटरेस्ट रेट अगर हमारा विदेश वाले कंपनी का बढ़े तो क्या होगा हमारे कंट्री के अंदर? फाइनेंशियल किसका पार्ट? किसका पार्ट? सप्लाई का पार्ट। सप्लाई बढ़ा, सेम फिगर, एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस, एप्रिसिएट और डिप्रिशिएट, डेप्रिशिएशन। एनी प्रॉब्लम? ये चीज़। अब अगर बात करते हैं कि हमारा यूएसए में क्या होगा? इंटरेस्ट रेट अगर हमारा कम गया, क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट यूएसए में कम गया। अब अंबानी लेकर के पैसा चल दिया, बाद में क्या हुआ? 1-2 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट वहाँ कम गया, रिटर्न क्या मिल रहा था? कम मिल रहा था। अंबानी क्या सोचेगा? वो शेयर को बेचेगा और निकलेगा, है ना। तो यूएसए में क्या होगा? फाइनेंशियल इनफ्लो या आउटफ्लो? इंडिया के टर्म में बोले तो क्या होगा? इंडिया के टर्म में पैसा यूएसए से आएगा, आना का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल इनफ्लो। इनफ्लो किसका पार्ट? डिमांड या सप्लाई?
डिमांड, मतलब डिमांड क्या हो गया, हमारे करेंसी का बढ़ गया। डिमांड अगर हमारे करेंसी का बढ़ गया तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, बढ़ेगा, और हमारा करेंसी क्या करेगा, एप्रिसिएट करेगा, एप्रिसिएट करेगा। अब एक सिर्फ हम यहाँ से क्वेश्चन ये हम लोग देख लिए कि इफेक्ट क्या होता है इंटरेस्ट रेट का हमारे करेंसीज के एक्सचेंज रेट के ऊपर। अब एक क्वेश्चन है, हमको अगर हमारे कंट्री के अंदर एफडीआई बढ़ता है या एफपीआई बढ़ता है तो बताओ वो एप्रिसिएट करेगा हमारे करेंसीज को या डिप्रिसिएट करेगा हमारे करेंसीज को। अगर हमारे देश में एफडीआई इंक्रीज होता है, एफपीआई इंक्रीज होता है तो वो एप्रिसिएट करेगा। व्हाई? फाइनेंशियल, क्यों? क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है, आना का मतलब क्या हुआ, हमारे करेंसी का डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा, डिमांड बढ़ा, डिमांड कब शिफ्ट वर्ड, राइट वर्ड, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, दैट्स व्हाई एप्रिसिएट। तो अगर हमारे करेंसीज को एप्रिसिएट कराना है, अगर वैल्यू बढ़ाना है तो एक पॉइंट वहां पे लिख सकते हैं कि व्हाट, एफडीआई और एफपीआई के लिए हमको कुछ नियम लागू करना होगा जिसके कारण इंक्रीज हो पाए। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चीज हुआ कि क्यों होता। अब हम लोग समझते हैं कि रियल एक्सचेंज रेट और एक्सपोर्ट के बीच में क्या रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रियल एक्सचेंज रेट एंड एक्सपोर्ट। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है या कमता है तो एक्सपोर्ट कमता है या बढ़ता है, वो हमको देखना है हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है। ये चीज इस चैप्टर के अंदर मात्र ये पहला हो गया, रियल एक्सचेंज रेट और एक्सपोर्ट के बीच में क्या रिलेशन है। और दूसरा हमारा टॉपिक है, पहला तो ये पार्ट हो गया, और दूसरा हमारा टॉपिक है, पॉज किया, बात करने वाले कि रियल इंटरेस्ट रेट और एक्सपोर्ट के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। क्या चीज, सॉरी, रियल एक्सचेंज रेट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। अब देखना, रियल एक्सचेंज रेट का मतलब हम लोग समझ रहे होंगे कि क्या वो होता है, द रेट एट विच गुड्स कैन बी ट्रेडेड, जिस रेट पे कंट्री के बीच में गुड्स ट्रेडेड हो, ठीक है। तो रियल इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट, नॉट नॉमिनल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब सपोज हम लोग बात करते हैं कि हमारे देश की करेंसीज, मतलब रियल एक्सचेंज रेट जो है दैट इज ई रियल, अगर हमारा बढ़ गया, मतलब हमारे देश की 75 रुपये जो थी, $1 का 75 रुपया अब कितना हो गया, 74 रुपया हो गया। बढ़ जाने के कारण क्या होगा ये समझना, अगर रियल एक्सचेंज रेट बढ़ गया 75 रुपये से क्या हो गया, 74 रुपये हो गया, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, हाँ या ना। अब बढ़ जाने के कारण क्या होगा, कोई अगर प्रोडक्ट है, अगर कोई ये प्रोडक्ट है, अगर ये पार्ले जी का बिस्कुट है, जैसे अगर $5 का ये देता था, क्या देता था, $5 का ये देता था, तो हमारे कंट्री के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये अच्छी बात है, बढ़ जाना। लेकिन अगर दूसरी कंट्री की बात कर रहे हैं, दैट इज यूएसए की बात कर रहे हैं, तो हमारे करेंसीज की वैल्यू बढ़ गई, तो यूएसए वाले के लिए क्या हो गया, अब वो प्रोडक्ट महंगा हो गया, हाँ या ना। इस चीज को फिर से समझना कि हमारा क्या हुआ कि रियल एक्सचेंज रेट अगर बढ़ गया, बढ़ने का मतलब क्या, ये 75 रुपये से 74 रुपये पे आ गए। 74 रुपये का आने का मतलब क्या हुआ कि हमारे करेंसीज की वैल्यू बढ़ गई। अब अगर हमारे करेंसीज की वैल्यू बढ़ गई, हम अगर बेचना चाहते हैं तो हमारा करेंसी का वैल्यू ज़्यादा है, तो वो जो बेचने वाला है वो उसका भी वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका मतलब क्या, वहाँ पर जो अमेरिका में जाकर प्रोडक्ट बेचेंगे उसका भी वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर वैल्यू ज़्यादा होगा तो वो लोग क्या करेंगे, डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, और डिमांड कम करेंगे तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। गेटिंग और नॉट, हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, हमारा कैसे देखना, ये रियल एक्सचेंज रेट अगर हमारा बढ़ा तो ये बताओ कि हमारा करेंसी का वैल्यू इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, हमारा करेंसी इंक्रीज हुआ। हमारे करेंसी के लिए अच्छा बात, अगर हमारे लिए अच्छा बात है तो किसी के लिए तो खराब बात होगा, किसके लिए, विदेशी वाले के लिए। हमारे करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उसको बाहर अगर बेचना चाहते हैं तो उसकी भी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। यस और नो, हम लोग रियल की टर्म बात करें, रियल किस चीज़ को बात बोलते हैं, गुड्स को, तो गुड्स की भी वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, हाँ या ना। मतलब जो बेचना चाह रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट, अगर वीट अगर पहले 1600 रुपया पड़ता था यहाँ से, एक्सचेंज रेट बढ़ने के कारण 1800 रुपया,
ठीक है, रियल एक्सचेंज रेट बढ़ा 1800 रुपये। 1800 रुपये अगर हो गया तो वो डिमांड कम करेंगे या ज़्यादा? कम। मतलब कि एक्सपोर्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा जो हम लोग बेच रहे हैं वो क्या हो जाएगा, कम। हाँ या ना? एंड दिस इज रिलेशन कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो एक्सपोर्ट क्या होता है, कमता है। हाँ या ना? रियल एक्सचेंज रेट अगर बढ़ता है तो एक्सपोर्ट क्या होता है, कमता है। या अगर हम लोग बात करते हैं, इस बार बात करते हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट, अगर रियल हमारा ये कमता है, मतलब हमारा जो करेंसी है वो पहले क्या 75 रुपये में ट्रेड होती थी, अब कितने में, 76 रुपये में होती है। मगर मतलब हमारा करेंसी क्या हो गया, सस्ता हो गया। हाँ या ना? अगर सस्ता हो गया मतलब हम लोग जो गुड्स बेच रहे हैं वो भी अगले कंट्री के लिए क्या हो गया, सस्ता हो गया। हाँ या ना? अगर हमारा ये वैल्यू हमारा करेंसी का क्या हुआ, कम हुआ, मतलब जो हम लोग गुड बाहर में जाकर के बेच रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी क्या हो गया, उस फॉरेन कंट्री के लिए सस्ता हो गया। सस्ता होने का मतलब क्या है, वो अब डिमांड कम करेंगे या ज़्यादा? ज़्यादा करेंगे। तो डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। अगर डिमांड वो ज़्यादा करेंगे तो एक्सपोर्ट कम होगा या ज़्यादा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ से समझ में आता है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो एक्सपोर्ट कम है, और अगर इंटरेस्ट नॉट एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट अगर कम रहा है तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। सो दैट इज व्हाट, इन्वर्सली रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हुआ कि हमारा रियल एक्सचेंज रेट जो है ई रियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोर्ट। दिस इज आवर रिलेशन। पहला टॉपिक। और अब लास्ट जो है आज का वो है जे कर्व। जे कर्व किसे कहते हैं, ठीक है, जे कर्व देखते हैं, जे कर्व किसे कहते हैं, आज का लास्ट टॉपिक। जे कर्व, अब हमको देखना है जे कर्व क्या होता है। ठीक है, जे कर्व क्या होता है। अब देखो ये समझना है हमको, अब क्या समझना है कि दो चीज अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि रियल एक्सचेंज रेट, अगर रियल एक्सचेंज रेट की बात करें, रियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, एक्सपोर्ट का। हाँ या ना, ये हम लोगों ने देखा। लेकिन ये बात होता है कि ये जो रिलेशन है ना, शॉर्ट रन की बात करते हैं, शॉर्ट रन, इसमें वैलिड नहीं है। समझ रहे हो, शॉर्ट रन के अंदर ये रिलेशन वैलिड नहीं है। ठीक है, कि रियल एक्सचेंज रेट और एक्सपोर्ट ये रिलेशन वैलिड नहीं है। लेकिन अगर मीडियम रन या लॉन्ग रन की बात करते हैं तो ये रिलेशन वैलिड है। क्यों, ये हमको जे कर्व बताता है। जे कर्व क्या बताता है ये समझना। जे कर्व बताता है जे कर्व क्यों बोला गया, ये देखो कुछ जे टाइप का शेप का, ऐसे अगर देखा जाए जे टाइप का। ठीक है, अब देखना है यहाँ से क्यों जे कर्व बोला गया, ये समझना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे प्राइस हमारा तेल का इंक्रीज हो गया, प्राइस हमारा तेल का इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ, तेल का प्राइस बढ़ने के कारण क्या हुआ, ये बताना। हमारा जो करेंसी, हम डॉलर का डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। प्राइस बढ़ गया करेंसीज का, हमको खरीदना है, हमको ज़्यादा डॉलर रहना चाहिए पे करने के लिए, तो डॉलर का डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा डिमांड करेंगे मतलब उसकी वैल्यू क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम जाएगी। वही तो हुआ, 74 रुपये से 77 रुपया आ गया अभी वार के कारण। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम जाएगी। हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ने के कारण, ऑयल का प्राइस बढ़ने के कारण हमारा क्या होगा, हम जो है डॉलर की डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। और डिमांड ज़्यादा करेंगे तो हमारा करेंसी क्या करेगा, डिप्रिशिएट करेगा। तो हमारा करेंसी क्या करेगा, डिप्रिशिएट करेगा, डिप्रिशिएट। अब डिप्रिशिएट कर गया, डिप्रिशिएट का मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज रेट कम गया। हाँ या ना, एक्सचेंज रेट यहाँ पर क्या हो गया, रियल एक्सचेंज रेट क्या हो गया, कम गया। दैट्स वाई डिप्रिशिएट कर गया। अब जो अभी हमने बात किया था इससे पहले रिलेशन, कि अगर डिप्रिशिएट करेगा, अगर ये कम होगा तो एक्सपोर्ट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। रियल केस में अगर बात करते हैं तो एक्सपोर्ट क्या होना चाहिए भैया, ज़्यादा होना चाहिए। बट एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होगा। इन व्हाट, शॉर्ट रन।
शॉर्ट रन में एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होगा। एंड दैट्स क्वेश्चन इज वाई, क्यों ज़्यादा नहीं होगा एक्सपोर्ट? हमारा करेंसी डिप्रिशिएट कर रहा है तो फिर भी एक्सपोर्ट क्यों नहीं ज़्यादा होगा, ये समझना। क्या एक ये बात है, लेकिन अब दूसरा क्या बात है ये समझना कि प्राइस बढ़ने के कारण हमको डॉलर पे क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा करना पड़ रहा है। मतलब इंपोर्ट अगर इंपोर्ट हमारा पहले अगर 100 बिलियन डॉलर था तो प्राइस बढ़ने के कारण तेल के लिए हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो अब 150 बिलियन डॉलर हमको पे करना पड़ रहा है, हाँ या ना? तो शॉर्ट रन में क्या होगा कि हमारा करेंसीज का वैल्यू डिक्रीज होगा, बट जो यूएसए वाले जो खरीदने वाले होंगे उन तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा कि भैया ये सस्ता हो गया, इंडिया का प्रोडक्ट सस्ता हो गया, ये खरीदो। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में वो चालू कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, समझ रहे हो? तो शॉर्ट रन में क्या होगा कि हमारा अगर करेंसी डिप्रिशिएट भी करता है, रियल एक्सचेंज रेट कम भी होता है, फिर भी एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज नहीं होता। वाई? पहला तो रीजन हो गया कि हमारा तेल का दाम बढ़ रहा है, हमको पे ज़्यादा करना पड़ेगा डॉलर, सो दैट्स वाई हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, समझ रहे हो? दूसरा रीजन क्या है कि यूएसए वाले कंज्यूमर के पास पहुंचने में कि इंडिया का प्रोडक्ट सस्ता हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा, समझ रहे हो? तो एक्सपोर्ट तब तक हमारा क्या होगा, कम होगा। मतलब प्राइस तेल का बढ़ा, डिप्रिशिएट किया, पे ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए इंपोर्ट अगर ज़्यादा है तो डेफिसिट क्या है, अभी ज़्यादा है। डेफिसिट का मतलब हमारे लिए घटा क्या है, ज़्यादा है। एक्सपोर्ट भी हमारा इंक्रीज नहीं किया, तो दैट्स वाई देखो ये डेफिसिट की तरफ ये कर्व ऐसे नीचे हुआ, समझ रहे हो? बट इन द लॉन्ग रन और मीडियम रन में क्या होगा, अब जैसे हमारा करेंसी डिप्रिशिएट करते जा रहा है, तेल के दाम कम होने के कारण वैल्यू कम होते जा रही है, मतलब हमारे प्रोडक्ट की भी वैल्यू कम होते जा रही है। जो बाहर में खरीदना चाह रहे हैं विदेश के लिए हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी। तो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वो स्टार्ट हो जाएंगे देखना कि इंडिया का जो प्रोडक्ट है ना वो सस्ता मिल रहा है, समझ रहे हो? क्यों सस्ता मिल रहा है? क्योंकि तेल का दाम बढ़ गया, डिप्रिशिएट कर गया, जिसके कारण इंडिया का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। 1-2 महीने, 5 महीने, 1 सालों के बाद वो रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर। तो वहाँ से क्या होगा कि अगर हमारा तेल का दाम इंक्रीज है, अभी तक इंक्रीज है, लंबे दौरान के लिए इंक्रीज है, तो डिप्रिशिएट ये करते करते हमारा क्या होगा, हमारा जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारा करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हमारा क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा, एक्सपोर्ट हमारे कंट्री से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर बात करते हैं अभी तेल की दाम इंक्रीज कर रही है, तो शॉर्ट रन के लिए हमारे कंट्री के लिए घाटा होगा कि हमारा डेफिसिट भी बढ़ेगा। डेफिसिट का मतलब बाहर वाले को पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, और क्या, हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज नहीं करेगा ज़्यादा। बट इन द लॉन्ग रन अगर बात करते हैं आज से 1 सालों के बाद, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, सस्ता होगा। बाहर वाले क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, बाहर वाले क्या करेंगे, खरीदना ज़्यादा सोचेंगे, एक्सपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो तेल का दाम बढ़ने का एक ये भी रीज़न है कि एक्सपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव एक्सपेक्ट है इसका, समझ रहे हो? तो ये चीज़, तो धीरे धीरे ये शॉर्ट रन तक यहाँ था, लेकिन धीरे धीरे अब कब देखो ये ऊपर, ये सरप्लस का मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया देन इम्पोर्ट, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया, लॉन्ग रन में ये हमारा हो गया लॉन्ग रन। गेटिंग? जे कर्व किसे कहते हैं, हम लोगों को समझ में आ गया कि जे कर्व किसे कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देते हैं कि यूएसए का एग्जाम्पल 90-80 की बात करते हैं। एग्जाम्पल से समझना है कि जे कर्व का क्या यूज हुआ, कैसे जे कर्व निकला, ठीक है, कैसे इसका उत्पन्न हुआ। तो अब हमको समझना है एग्जाम्पल के थ्रू। देखो क्या हुआ कि अगर तुम लोगों ने पॉलिसी मिक्स वाला अगर वीडियो देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो ये समझना कि 1970 में क्या हुआ कि तेल का दाम मतलब ऑयल का दाम क्या हुआ, बढ़ गया, क्योंकि सप्लाई क्या हो गया, हमारा कम गया। 1970 में क्या हुआ कि जितने भी तेल प्रोड्यूस करने वाले कंट्री थे वो एक साथ संगठन बना लिए और बोले कि तेल हम लोग मार्केट में कम कर देंगे, और कम कर देंगे तो सप्लाई अगर कम है तो प्राइस क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1970 के दौरान। और इस कारण क्या हुआ, तेल का प्राइस क्या हो गया, डबल हो गया।
और डबल तो हुआ ही, साथ में जो यूएसए का जो है, यूएसए में जो पॉलिसी मेकर हैं उन्होंने अपनाया एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी, दोनों साथ में, दोनों एक्सपेंसरी। अब तेल का दाम बढ़ रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है, और ऊपर से तेल का दाम बढ़ने के कारण महंगाई क्या होगा, बढ़ेगा, हाँ या ना। पहला चीज, एक्सपेंसरी का मतलब पैसा ज़्यादा, मॉनेटरी का मतलब आरबीआई ने भी पैसा ज़्यादा छापना स्टार्ट किया, और फिस्कल का मतलब गवर्नमेंट ने भी लोगों को पैसा देना ज़्यादा किया, मतलब मार्केट में पैसा क्या है, ज़्यादा। इस दोनों पॉलिसीज के कारण मार्केट में पैसा ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, मतलब कि क्या, प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये सुन लो, एक तो तेल के कारण प्राइस ज़्यादा था ही, ऊपर से ये पॉलिसीज के कारण भी क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। तो 1980 तक, 1980 में यहाँ पर इसके इफेक्ट के कारण क्या हुआ, इन्फ्लेशन यूएसए में सबसे पीक पर था, पूरे पीक पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन। ये क्यों, पहला तो वो था ही कि कार्टेल बना लिया वो, दूसरा क्या इफेक्ट, क्यों, बिकॉज एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी अपनाया गया, जो कि सही तरीका नहीं था। यस और नो, दैट्स लीड्स टू पॉलिसी फेल्यूर। ये एग्जांपल है पॉलिसी फेल्यूर का, कि पॉलिसी फेल्यूर कैसे, इन्फ्लेशन मार्केट में बिल्कुल बढ़ गया। अब 1980 में जो सरकार है वो बिल्कुल डरी हुई है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ा हुआ है तो हम इलेक्शन में हार जाएंगे, महंगाई ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या लाया, कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो उन्होंने क्या लाया, एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी रखा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी, मतलब पैसा आरबीआई जो है वो मार्केट से उठाना स्टार्ट कर दे, लेकिन सरकार फिर भी खपत कर रही। अब देखो, अगर कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी है, सरकार पैसा क्या कर दे, कम कर दे आरबीआई, तो वहां से अगर देखे होगे तो यहाँ से इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बढ़ता है कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी के कारण। और अगर एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी भी करता है तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या था, दैट इज क्राउडिंग आउट। वहां पर क्या होता है, वहां पर भी इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बढ़ता था। यस और नो, इंटरेस्ट रेट बढ़ता था। अब ये इंटरेस्ट रेट देखो, ये बढ़ रहा है पूरा, जिसके कारण क्या हुआ, यहां से देखना, जिसके कारण क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण जो भी बाहर वाले, इंडिया का था, इंडिया का कोई लोग था, यूएसए में इंटरेस्ट रेट 80 के बाद बढ़ रहा था, इंडिया में अंबानी था, वो क्या करेगा, वहाँ जाकर के इन्वेस्टमेंट करेगा, वहाँ जाकर पैसा, तो यहाँ से पैसा दे रहा है, मतलब डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा। यहाँ से अगर जाएगा अंबानी क्या करेगा, डॉलर का डिमांड करेगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है मतलब डॉलर का डिमांड क्या होगा, ज़्यादा है। ये सुन लो, डॉलर का ज़्यादा डिमांड है मतलब क्या करेगा, करेंसी क्या करेगा, एप्रिसिएट करेगा। ये सुन लो, तो करेंसी क्या करेगा, एप्रिसिएट करेगा, एप्रिसिएट कर गया। अब करेंसी एप्रिसिएट करने के कारण क्या हुआ, ये समझ, अगर करेंसी एप्रिसिएट मतलब रियल एक्सचेंज रेट क्या हुआ, बढ़ गया। करेंसी एप्रिसिएट का मतलब क्या, एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ गया। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गया मतलब कि जो यूएसए का प्रोडक्ट है वो अब बाहर में क्या बिकेगा, महंगा बिकेगा, हाँ या ना। समझना, फिनोमेना को समझना, इस इफेक्ट के कारण क्या हुआ, इन्फ्लेशन को कम करना है, कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी लाया गया, पैसा कम करो मार्केट से, एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी रखो, दोनों का इफेक्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। मतलब तुम अगर यूएसए में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, तुम इन्वेस्टमेंट क्या करोगे, ज़्यादा करो। तुम यूएसए वाले के पास गए पैसा लेकर कि डॉलर मेरे को दो, डॉलर में ना इन्वेस्टमेंट होगा, डॉलर दो, तो डॉलर का डिमांड तुम क्या करोगे, ज़्यादा करो। तुम्हारे तरह पूरे वर्ल्ड के लोग सोच रहे हैं यूएसए में इन्वेस्टमेंट करना, डॉलर का डिमांड बढ़ गया, बढ़ने का मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ गया। एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब क्या हुआ हमारा, ये बताना, जिसके कारण रियल एक्सचेंज रेट बढ़ा और एक्सपोर्ट क्या होगा, कम गया। मतलब यूएसए का जो प्रोडक्ट है वो बाहर में क्या मिलने लगा, महंगा मिलने लगा, हाँ या ना, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा रिलेशन है ये। अच्छा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण हम लोग देखें कि एक्सचेंज रेट जो है भैया, रियल एक्सचेंज रेट बढ़ेगा और बढ़ने के कारण एक्सपोर्ट क्या होगा, कम होगा। अब एक्सपोर्ट कम होगा मतलब बाहर में जाके कम बेचेंगे। कोई भी कंट्री नहीं सोचती है कि मैं बाहर में कम बेचूं, वो सोचते हैं जितना से जितना ज़्यादा मैं एक्सपोर्ट करूं, जितना ज़्यादा मैं एक्सपोर्ट करूं। सबसे ज़्यादा चाइना एक्सपोर्ट करता है। इंडिया इस बार बनाया था, मतलब अगले 2022 का उसका टारगेट था, 21 का $400 बिलियन।
उसने 419 बिलियन डॉलर या 20 बिलियन डॉलर वो क्रॉस कर गया, वो पार्टी मना रहा था, डेली पेपर में आ रहा था। ठीक है, तो कोई भी कंट्री सोचती है कि मैं बाहर में जा करके बहुत एक्सपोर्ट करूँ, जितना मैं एक्सपोर्ट करूँ मेरे लिए अच्छा चीज़, मैं बनाऊँ बाहर बेचूँ, बाहर वाला पैसा देगा, हमारे कंट्री को बेनिफिट, हमारे लोग यहाँ कमा रहे हैं, हमारे लोग, तो ये चीज़ एक्सपोर्ट कम है। अब ये पॉलिसी मेकर के लिए जो इंटरेस्ट, अब देखना इन्फ्लेशन को कम करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, लेकिन उसका नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या निकला, एक्सपोर्ट कम गया। अब एक्सपोर्ट कम गया मतलब कंट्री का जीडीपी कम रहा, अच्छा बात नहीं है, और नहीं है तो एक्सपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज कैसा होगा, बाय दिस रियल एक्सचेंज रेट को कम करना पड़ेगा, हाँ या ना। अगले रिलेशन जो हम लोग पढ़े, रियल एक्सचेंज रेट को क्या करना पड़ेगा, कम करना। तो गवर्नमेंट आई, फेडरल जो है थी वहाँ की सेंट्रल बैंक वो आई, अब वो आकर के इंटरवेंशन करके वो क्या की, डिप्रिशिएट कर दी, अपनी करेंसीज को क्या कर दी, डिप्रिशिएट कर दी। क्यों, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। डिप्रिशिएट कैसे करेंगे, डॉलर का सप्लाई बढ़ा दी, सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई का मूववर्ड राइटवर्ड, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, उसका एक्सचेंज रेट कम जाएगा, मार्केट में डॉलर का सप्लाई बढ़ा दी, समझ रहे हो। तो क्या करेगा, डिप्रिशिएट। तो ये हुआ कि 1985 में, अब कहानी स्टार्ट होता है, 2 मिनट के अंदर अब खत्म है, कि 1985 में क्या हुआ हमारा कि एक्सपोर्ट कम गया इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण, तो फेड आई सेंट्रल बैंक, और उसने क्या किया, रियल एक्सचेंज रेट को कम कर दिया। क्या 1985 में रियल एक्सचेंज रेट को कम कर दिया, क्यों कम किया था, ताकि एक्सपोर्ट बढ़ जाए, रियल एक्सचेंज रेट कम, हमारा प्रोडक्ट बाहर में बिकेगा कम दाम में, वैल्यू हमारे, समझ रहे हो। तो ये चीज अच्छा, रियल एक्सचेंज रेट कम होने के कारण क्या सोची थी, फेडरल ने सोचा था कि एक्सपोर्ट हमारा क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। बट हुआ क्या, समझना, वो जे कब पढ़े थे उसका इम्प्लीकेशन कि 85 में उसने रियल एक्सचेंज रेट को कम किया, सोचा था क्या कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बट हुआ क्या, हुआ ये चीज जो हम लोगों ने जे कम में पढ़ा था कि अगर हम लोग शॉर्ट रन की बात करें तो रियल एक्सचेंज रेट अगर कम भी होता है तो एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं करता, समझ रहे हो। हुआ क्या, 85 में आई फेडरल जो थी, फेडरल वहां की जो सेंट्रल बैंक थी वो आई, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, उसने क्या किया, रियल एक्सचेंज रेट को कम कर दिया कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन हम लोग जे कर्व जो पढ़े उसमें क्या पढ़े कि अगर हमारा ये कम होगा, ठीक है, तो शॉर्ट रन के लिए हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं करेगा, वो वैलिड नहीं है जो वो रिलेशन, किसमें, शॉर्ट रन में। और यही हुआ 1987 तक एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं किया, 1 से 2 सालों तक 85 से 87 तक एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं किया, रियल एक्सचेंज रेट कम होने के बावजूद, बिकॉज शॉर्ट रन में एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं करता है, वो रिलेशन वैलिड नहीं है। बट आफ्टर 1987 क्या हो गया, एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज कर गया। वाई, बिकॉज अब वो क्या है, अब बाहर वाले जितने भी इंडिया वाले लोग समझ गए कि यूएसए का प्रोडक्ट खरीदना सस्ता है, डिप्रिसिएट किया तो उसका प्रोडक्ट खरीदना सस्ता है, तो धीरे धीरे लोग डिमांड करना स्टार्ट की, तो यूएसए का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ। तो आफ्टर 1987 एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज किया। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ जे कर्व, समझ रहे हो कि नहीं। अब बात आया तो अच्छा, तो यहाँ से भी हमको समझ में आता है, देखो ये सब पढ़ने का बेनिफिट क्या है, पढ़ने का बेनिफिट है अगर बाय द चांस आईएएस बन करके तुम अगर पॉलिसी मेकर बनने के लिए गए, ठीक है, पॉलिसी मेकर बनने के लिए गए, तो तुमको पता होगा, ये इफेक्ट पता होगा, समझ रहे हो। तुम्हारे कंट्री में अगर सपोज इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो तुमको पता होना चाहिए कि नेगेटिव इफेक्ट क्या है, शॉर्ट रन में इंक्रीज नहीं होगा, समझ रहे हो। शॉर्ट रन में तुम काटने मत लगना कि मेरा पॉलिसी गलत है, समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अपोजिशन वाले होंगे, वो बोलेंगे कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं इंक्रीज किया, एक तो कंट्री का डिप्रिशिएट भी किया हमारे करेंसीज को और एक्सपोर्ट भी इंक्रीज नहीं किया, सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। लेकिन उनको अच्छे तरीके से समझाना होगा, बाबू भैया जाकर के आप लोग जे कर्व को पढ़िए, और उसमें बताया गया है कि शॉर्ट रन में हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं होता है,
सो 1 साल 2 साल वेट करिए, उसके बाद देखिए एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। गेटिंग और नॉट? सो ये बात रहा। तो ये हम लोगों ने एक्सचेंज रेट के अंदर पढ़ लिया, नॉमिनल किसे कहते हैं, रियल किसे कहते हैं, और क्या एप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, और क्या जी डीवैल्यूएशन क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक्सचेंज रेट में रियल एक्सचेंज रेट की बात किया। उसके बाद हम लोगों ने सप्लाई और डिमांड की बात किया, एक्सचेंज रेट कैसे तय होते हैं, फिर सप्लाई और डिमांड कब चेंज करते हैं। ठीक है, अगर हमारे करेंसीज, अगर हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए, जैसे अभी अगर वीट का डिमांड बढ़ गया है तो एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पहुंचेगा, डिमांड का शिफ्ट हुआ राइटवर्ड, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा कि इनकम इंक्रीज होने के कारण हमारे एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पहुंचेगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के कारण हमारे रियल एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पहुंचेगा। और क्या देखा हम लोगों ने देखा कि रियल एक्सचेंज रेट और एक्सपोर्ट के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज इन्वर्सली। लेकिन शॉर्ट रन में गलत, लॉन्ग रन में सही। कौन बताता, जे कर्व। समझ रहे हो। और हम लोगों ने देखा कि यूएसए का एग्जांपल लिया, ठीक है, और ये देखा, और यहाँ पे बोला गया था, जब क्वेश्चन किया गया था तो क्वेश्चन में बोला गया था कि जो हम लोग डिप्रिशिएट किए हैं ना, वो लोगों तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। लोग जो पहले खरीद रहे थे जापान का प्रोडक्ट, यूएसए डिप्रिशिएट किया, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सस्ता हो गया, लेकिन लोगों को कन्विंस करना कि जापान का नहीं खरीदिए, यूएसए का खरीदिए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हमारा एग्जाम्पल दिया गया। सो दिस इज ऑल ओवर स्टोरी ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है,